दोस्तों, एचडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भारतीय संविधान का आज हमारा होगा टेस्ट नंबर तीसरा। इससे पहले हमने आपको 2 टेस्ट करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जो है उन दोनों सेट को पहले देख आइएगा, क्योंकि यह टेस्ट जो है वो चैप्टर वाइज होता है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकार से बनने वाली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हो सकता है कि मौलिक अधिकार का हमारा एक से 3 वीडियो, एक वीडियो तो होगा नहीं, कम से कम 3 वीडियो इसका बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें वाद वगैरह भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उस पर हमें डिस्कस अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और आप टोटल टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। देखिएगा आप हमारे साथ 40 टेस्ट जो हम कराने वाले हैं भारतीय संविधान का, 40 से 50 टेस्ट होगा हमारा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो भारतीय संविधान का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इसके बाद हम आपको यहीं पर मूल विधि कराएंगे, क्योंकि बहुत जल्द आप देखेंगे सितंबर से हम कंटिन्यू डेली आपको एक क्लास इसका देंगे। ठीक है, आप अच्छे से उसको करिएगा। चलिए बढ़ते हैं एक आसान से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसमें कह रहा है मौलिक अधिकार के बारे में उपबंध दिया गया है। आप सभी को पता है मौलिक अधिकार का उद्देश्य व्यक्तियों की सरकार को बनाना है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो नहीं साथियों, मौलिक अधिकार का उद्देश्य व्यक्ति की सरकार नहीं बनाना है। इस बात को थोड़ा सा याद रखना, ये कानून की सरकार को बनाता है। आप जानते हैं विधि का शासन, ये कहता है सीधे कि यहाँ पे रूल यानी विधि का शासन होगा, तो जिसका शासन है वो उसी का सरकार है। तो साथियों यह विधि के शासन की बात करता है। बी विकल्प आपका बिल्कुल गलत है। अगर आपने चुना है ए तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पहला होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए कुछ बेसिक बातें हम जान लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार का वर्णन दिया गया है, और भारतीय संविधान में हम इसे अमेरिका के संविधान से लिए हैं, यानी अमेरिका के संविधान से यह प्रेरित है। अब इसी को हम भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और यूपीएसआई 2021 में ये सवाल बार बार पूछा गया कि किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो साथियों भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकारों से तात्पर्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। तो मूल अधिकार का तात्पर्य है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श की उन्नति, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। मौलिक अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए और राज्य के कठोर नियम के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या करते हैं? जो ये हमारी विधानसभा, विधानमंडल या जितने भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो नियम बना सकते हैं, तो उनके कठोर नियम के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा, ठीक है, करते हैं। ये काम हमारे फंडामेंटल राइट करते हैं। आगे और डिटेल में समझा जाएगा, थोड़ा सा बेसिक है इसलिए हल्का सा आपको यहाँ समझाएंगे। अगला, मौलिक अधिकार विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करता है। ऐसा नहीं है कि विधानमंडल कोई सा कानून बना करके उसको क्रियान्वित करना मतलब लागू करना, क्रियान्वयन कर सकता है। मौलिक अधिकार से रिलेटेड अगर कोई कानून है तो मौलिक अधिकार उसको जो है बंद करेगा। ठीक है, मौलिक अधिकार के प्रावधान का उद्देश्य है कानून की सरकार को बनाना, ना कि व्यक्ति की सरकार को बनाना। इसीलिए आपका जो है दूसरा विकल्प गलत था। ठीक है, अगला करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वह मूल संविधान में वर्णित हैं। और यूपी दरोगा भर्ती में आप देखेंगे तो यूपीएसआई 2021 में ऐसा सवाल पूछा गया। तो ये किस तरह से दिया गया है वही आपको सीक्वेंस लगाना है। आप लोग जानते हैं जब मूल संविधान था तो उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? तो आपको सर मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44 अमेंडमेंट एक्ट जब किया गया साथियों 1978 में, तो यहाँ से जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत जो है विधिक अधिकार है। अब कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? तो अब बचे हैं आपके पास कुल 6 मौलिक अधिकार, और आपसे कह रहा है कि भाई इन्हीं 6 मौलिक अधिकार को क्रम से लगाइएगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 के बीच में समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। तो समानता के बाद स्वतंत्रता दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है। उसके बाद शोषण दिया हुआ है। तो समानता, स्वतंत्रता, शोषण। तो शोषण का अधिकार साथियों यह जो है 2 अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो शोषण से उसके बाद धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार आता है। शोषण के बाद धर्म को बचाना है, तो ये दिया हुआ है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में। तो पहले तो दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर पहला आएगा, दूसरा तीसरा पहला, दूसरा तीसरा पहला यहाँ पे दिख रहा है, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए
आप जानते हैं कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो आपको सर 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, जो कि अनुच्छेद 31 में वर्णित था, इसे हटा दिया गया है। अब कहा गया है यह संपत्ति का मौलिक अधिकार? तो भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत अब यह एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, और इस प्रकार से 6 फंडामेंटल राइट हमारे पास बचे हुए हैं। अब ये कौन कौन से हैं देखिए। पहला तो समानता है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 19 से 23 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो इसे एक बार आप याद करिएगा, पेपर में यह भी बात कई बार पूछा गया है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारतीय संविधान का भाग 3 राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है। तो ये बात सही है। जो भाग 3 है, इसके अंदर जो भी उपबंध दिए गए हैं वह राज्य द्वारा शक्तियों के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करने का प्रोविजन करते हैं। ये बात सही है। कह रहा कि जो ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने, इन्होंने भारतीय संविधान के भाग 3 को यानी फंडामेंटल राइट को और भाग 4 को यानी डीपीएसपी को संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया। मेरे भाई ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अकेले ऑस्टिन भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कह सकता है कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसको संविधान की चेतना बोला है, तो भाग 3-4 ऐसे ऑप्शन में लिख के आएगा, तो ध्यान रखना इस बात को। सवाल जो है आपका दोनों यहाँ पे सही है, ऑप्शन दोनों सही है साथियों। तो इस प्रकार जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों सही है, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन साथियों। एक होता है शब्द आपका प्राकृतिक अधिकार। क्या होता है आखिर में नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स क्या होता है? तो नेचुरल राइट वे अधिकार होते हैं जिन्हें मानवीय कानूनों के द्वारा निरस्त या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इसी को वर्तमान समय में हम मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। तो अगर प्राकृतिक अधिकार कहेगा तो भी कंफ्यूजन नहीं होना, इसी को ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से मौलिक अधिकार हमारा मानवीय कानूनों के द्वारा यानी संसद के कानूनों के द्वारा ना तो निरस्त किया जा सकता है, हाँ प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन निरस्त नहीं किया जा सकता है पूरी तरह से। ठीक है, तो इसी को मौलिक अधिकार बोलते हैं। हुआ क्या था कि सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किया गया था मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, और इसी में जो है मानव के अधिकार का जो उल्लेख किया गया था इसके सिद्धांत का। और भारतीय संविधान में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 12 से 51 क तक, अब आप कंफ्यूजन मत होना, ये एकदम सही है, 12 से 51 क तक में जो संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा है वह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 51 क के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई है भारतीय संविधान में कहाँ दिखती है? तो लोग सिर्फ अनुच्छेद 12 से 35 मार के आते हैं, गलत रहेगा। 12 से 51 के बीच में हमें पूरी बात देखने को मिलती है साथियों। ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है आप जानते हैं, राज्य द्वारा शक्तियों के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन को मैंने कहा कि भाई इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 को क्या संविधान की चेतना। तो प्लीज आप इनका नाम याद रखना। अगला सवाल है, लेकिन उससे पहले साथियों मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग पता नहीं किस लिए सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, है ना। काफी मेहनत लगता है सेशन को बनाने में, आप देखते हैं समय भी लग जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप हमसे जुड़े रहेंगे और हमारे लिए भी थोड़ा सा फायदा होगा। ठीक है, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कंटेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही हमारे समझाने में आपको कोई समस्या आएगा, बस सितारा आपको लग जाएगा, यकीन मानिए। अगर मतलब जीएस में अगर आपका रुकता रहेगा तो वो हमसे आपका हो जाएगा, अगर आप अच्छे से इसका रिवीजन करके जाते हैं तो प्लीज 1 सेकंड लगेगा यार, आज दिल से कह रहा हूँ, बस इतना काम आप कर दो। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है भाई कि आप सब्सक्राइब जरूर करना, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, आज देखते हैं, ईमानदारी की बात है कि आप कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं सर, है ना, सिर्फ इस वीडियो से देखते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना। देखो अगला सवाल करते हैं भाई। सवाल क्या कह रहा है कि देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही विकल्प चुनना है। मौलिक अधिकार देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं, ये बात तो सही है ना। मौलिक अधिकार व्यक्ति की भौतिक और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। भाई नैतिक सुरक्षा देते हैं ना, भौतिक सुरक्षा भी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं, ये बात भी आपका सही है। ये सारा काम हमारा फंडामेंटल राइट करेगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप अगर चुन रहे हैं सी, आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों।
अब देखिए मौलिक अधिकार के क्या महत्व है, इन्हें याद कर लीजिएगा। पहली बात तो मौलिक अधिकार देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। ये व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक होते हैं तथा देश में रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन को स्थापित करते हैं। ठीक है, ये अल्पसंख्यक एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। अभी आप पढ़ेंगे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29, ये सब और भी कई आर्टिकल जो है सीधे अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों से जुड़े हैं, जो कि फंडामेंटल राइट जिनकी जो है क्या करता है साथियों, रक्षा करता है। मौलिक अधिकार भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल देता है। अभी आप देखेंगे किस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वगैरह भी हमारे मौलिक अधिकार के अंदर मेंशन किया गया है। तो धर्म निरपेक्ष छवि हमें वहां दिख जाती है। फिर आप देखेंगे सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करता है कि पूरी तरह से सरकार शासन नहीं रहेगा, नहीं, जो चाहे वो कर सकते हैं ऐसा नहीं कर सकते, वो उस पर भी नियंत्रण करता है। मौलिक अधिकार में आप देखेंगे तो सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला रखी गई है तथा व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखने की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। मौलिक अधिकार लोगों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर देता है कि लोग इसमें शामिल हो सकें साथियों। ठीक है, तो ये इनकी कुछ विशेषता है, आप इनका करिएगा स्क्रीनशॉट, मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा छोटा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके एक बार रख लीजिएगा, एक दो बार आप इसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकारों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भैया मूल अधिकार असीमित होते हैं। असीमित नहीं होते भाई, मूल अधिकार असीमित कैसे हो सकता है? संसद इस पर साथियों युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, तो असीमित तो नहीं होगा, ये वाला गलत। ये वाद्य योग्य होते हैं। राज्य मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो देखिए बी और दूसरा और तीसरा हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आप सभी को पता है जो हमारा ये फंडामेंटल राइट है वो कहां से कहां तक मेंशन है, तो आप कहोगे सर आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिया गया है। अब सुनिएगा 12 से 35 तक में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी मतलब शब्द यहाँ पे लिखा गया है, अगर इनके संबंध में कोई भी राज्य जो है वो विधि बनाता है, अभी हम बताएंगे राज्य में क्या क्या शामिल है, अगर राज्य विधि बना देता है और 12 से 35 तक जो अधिकार हमें मिला है उसके खिलाफ वो कानून है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ आप जानते हैं आर्टिकल 19(1) क में मिला है हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, बोलने और किसी चीज को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया जिसमें हम कोई भी चीज बोल नहीं सकते, अगर बोलेंगे तो हमारे ऊपर FIR हो जाएगा, ऐसा कानून है कोई। ठीक है, कुछ भी आप लिखेंगे तो आपके ऊपर जो है केस कर दिया जाएगा। तो इसके खिलाफ हम न्यायपालिका में गुहार लगा सकते हैं। यानी ये चूंकि हमारा क्या करेगा, अनुच्छेद 19(1) का फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो जाएगा, और जो भी चीज फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा इसको लेकर के हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो वाद योग्य होने का मतलब यही है कि उस बात को लेकर के, उस मुद्दे को लेकर के हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में अगर कोई मुद्दा उठता है, कोई ऐसा बात आता है जिसका उल्लंघन होता है, तो हम न्यायालय में जाएंगे, ये बात कहा गया है। लेकिन ये बात भी कहा गया है कि जो राज्य होती हैं, अभी इनकी परिभाषा बताएंगे, राज्य में कौन कौन लोग आते हैं, यह जो है मौलिक अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। अभी उन प्रतिबंधों को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अब जरा ध्यान से समझना, देखिए मौलिक अधिकार की विशेषता, पहली बात तो यह भाई साहब असीमित नहीं है लेकिन वाद योग होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी आपको दे देंगे, नहीं, वाद योग ये होते हैं, लेकिन राज्य इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। ये सभी सरकारों के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। यानी सरकार का अगर एक पक्षीय निर्णय ना हो, किसी एक पक्ष के प्रति सरकार का कोई डिसीजन ना बने, उसके खिलाफ जो है हमें मौलिक अधिकार जो है विरुद्ध उपलब्ध है, माने मौलिक अधिकार उनके विरुद्ध उपलब्ध है। न्यायालय के द्वारा हमारे मौलिक अधिकार को गारंटी और सुरक्षा भी दिया गया है। मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं होते हैं, याद रखिएगा। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ऐसा इन्हें करना पड़ेगा। आर्टिकल 368 का प्रयोग इनको करना पड़ेगा, ना कि साधारण विधेयक के द्वारा। संशोधन करेंगे लेकिन उसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचा है, उसको प्रभावित किए बिना। ऐसा भी नहीं है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके मूलभूत ढांचे को भी संशोधित किया सकता, नहीं, संसद मूलभूत ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 368 के तहत वह मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, संविधान संशोधन के तहत
ना कि साधारण संशोधन के तहत। ठीक है, जब हम संशोधन की प्रक्रिया पढ़ाएंगे तो वहां पर और डिटेल में आप समझ लेना। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शेष संविधान के अनुच्छेद 12 में वर्णित राज्य की परिभाषा में आता है। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 12 है वह राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है और कहता है क्या, ध्यान से समझना कि भैया जो अनुच्छेद 12 से 35 है, यहाँ पर जहां भी आपको मिलेगा राज्य, उसका मतलब राज्य सरकार नहीं है। यानी 12 से 35 में जहां भी आपको राज्य शब्द मिलेगा, इसका मतलब राज्य सरकार नहीं है। तब का मतलब है इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। कौन कौन से लोग शामिल हैं, इनकी चर्चा भी की जा रही है। जैसे इसमें भारत की सरकार और संसद शामिल है। यानी जहां भी लिखे जाएगा राज्य, तो समझ लेना राज्य में हो सकता है कि इसमें भारत की सरकार हो जाए, आ जाए, या भारत की संसद आ जाए। ठीक है। दूसरा, जो राज्य की सरकारें होती हैं, स्टेट जो हमारी होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट, या जो हमारी विधानमंडल होती है, अगर कहीं राज्य लिखा है तो ये भी हो सकता है। स्थानीय प्राधिकरण जो होते हैं ये भी आ सकते हैं। और एक लोग हैं जो अन्य प्राधिकरण होते हैं, जितने भी प्राधिकरण होते हैं वो सारे लोग इसमें आ जाएंगे। यानी जहां जहां 12 से 35 में आपको राज्य मिलेगा, वहां इनका मतलब इन चारों लोगों में से कोई सा हो सकता है। इन चारों लोगों पर ही वो बातें जो है वो लागू होता है साहब। ठीक है, तो पहली बात तो जवाब आपका हो जाएगा सर 1 2 3 इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, देखिए अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा से रिलेटेड है। इसमें भारत की सरकार और संसद, राज्य की सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण। अब प्राधिकारी से क्या मतलब होता है, ऐसे व्यक्ति या निकाय से हैं जिन्हें कोई भी विधि बनाने या उपविधि बनाने, आदेश या अधिसूचना बनाने या जारी करने अथवा उसे लागू करने की शक्ति होती है। जैसे कोई लोग होते हैं कानून बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिएगा नगर पालिका कानून बना सकती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कानून बना सकती है, ग्राम पंचायत अपना कानून बना सकती है, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड हो गया। तो ये सारे जितने भी हैं वो सारे प्राधिकरण इसमें आते हैं। ठीक है, अन्य प्राधिकारी में जैसे यूपीएससी भी कानून बनाता है, यूपीपीएससी भी बना सकता है। बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो कानून बनाते हैं। तो वो इस तरह से साथियों जो बॉडीज होते हैं वो सब हमारे अन्य प्राधिकारी में आ जाते हैं। यानी राज्य शब्द में मिला जुला के जितने लोग कानून वगैरह बना सकते हैं उन सब की बात है। 12 से 35 में जहां भी मिलेंगे आप समझ लेना वो सब लोग इसमें आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वर्णित राज्य में सम्मिलित नहीं किया जाता। अब देखिए कुछ लोग पनौतिया भी होते हैं जो इसके दायरे से बाहर हैं। जैसे कौन, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद जो हमारे एनसीईआरटी है वो। ठीक है, ये हमारा जो है वो राज्य की, ये कोई कानून बनाएगा वो इसमें नहीं आएगा भाई। अगर राज्य कहीं लिखा तो इसका मतलब एनसीईआरटी पर वो बात लागू नहीं होगी। 12 से 35 तक की बातें एनसीईआरटी पर लागू नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि यह जो है राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। बाकी संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, भारतीय संचार निगम लिमिटेड ये भी राज्य की परिभाषा में आता है। यहाँ तक कि रेलवे बोर्ड ये भी आता है, पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद राज्य की परिभाषा में नहीं आता। अब देखिए और कौन नहीं आते हैं, जो राष्ट्रीय सहकारी उपभोग संघ है ये भी नहीं आता। इवन दो अभी चर्चा में था वक्फ बोर्ड, ये भी नहीं आता। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी नहीं आता साथियों। आईसीआईसी बैंक नहीं आता। बैंक ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई, निजी महाविद्यालय, भारतीय न्यायालय, ये सब लोग जो है कुछ प्रमुख हैं जो कि विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते, सॉरी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत साथियों नहीं आते। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह तय करने के लिए एक परीक्षण निर्धारित किया गया था कि कोई संस्था सरकार का एक साधन या एजेंसी है और इसलिए क्या इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजन के लिए एक राज्य माना जा सकता है। मान लीजिए कोई संस्था हो, चाहे वो धार्मिक संस्था हो, कोई भी संस्था हो, सरकार के एक साधन या एजेंसी के रूप में काम करता है। मतलब वहां से जो है टैक्स वगैरह भी सरकार को मिलता है, जैसे राम मंदिर ट्रस्ट, तो क्या वो राज्य के अंतर्गत माना जाता है। तो एक केस हुआ था अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब का केस। तो इस केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भाई देखो, चाहे जो हो, चाहे वो आपका सामाजिक कारपोरेट संस्था वो भी हो, वो सारे लोग जो है राज्य के तत्व माने जाएंगे अगर वो सरकार से किसी भी तरह से संबंध है या किसी भी तरह का साधन वगैरह जैसी व्यवस्था करते हैं अगर। तो अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब के मामले में ये बात कहा गया, यानी सही हो जाएगा प्रश्न का आपका सी। ऐसे ही स्क्रीनशॉट एज इट इज ले लो। आई थिंक ये यूपी दरोगा भर्ती 2021 का सवाल भी है। ठीक है, अब देखिए अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब के केस में सरकार ने क्या कहा भाई
यह भारत के उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसने निर्धारित किया कि कुछ जो सामाजिक और कारपोरेट संस्थाएं हैं, संस्थाएं भी संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आती हैं। कुछ ऐसे सामाजिक और कारपोरेट संस्थाएं होती हैं। न्यायालय ने कहा कि वे संस्थाएं जिन्हें राज्य का शासन कहा जाता है मौलिक अधिकार से बंधी होती हैं। ठीक है, राज्य के शासन में थोड़ी बहुत भी हेल्प करती हैं, वो जो है मौलिक अधिकार से बंधी होती हैं। इस बाद में न्यायालय ने सुनिश्चित किया कि न केवल सरकारी निकाय बल्कि अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक और कारपोरेट संस्थाएं भी मौलिक अधिकार के दायरे में आएंगी अगर और उनके मनमाने निर्णय के खिलाफ कानून में क्या हो सकता है, चुनौती दिया जा सकता है, कानूनी चुनौती दी जा सकती है साथियों। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हो या अल्पीकरण करते हो अवैधानिक होंगे? ये भी सवाल अच्छा है। अब देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 13 है साथियों, वह यह बात कहता है कि अनुच्छेद 13, देखिए आपको पता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो आपको 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इससे पहले भी कई सारे कानून थे जो कि ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। ठीक है, बहुत सारे रूल जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साथियों बनाया था। बहुत सारे रूल ऐसे हैं जो कि इसके बाद इंडिया की सरकार ने लागू किया। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया। अब बात यह पड़ जाता है कि देखिए अनुच्छेद 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 इन दोनों के कानून के बारे में क्या कहेगा, पहले इसको समझ लीजिएगा। जो हमारा आर्टिकल 13 होता है वह कहता है कि देखो भाई, एक तो होता है संविधान पूर्व विधियां, यानी संविधान से पहले की विधियां, संविधान पूर्व विधि, और एक होता है संविधान के बाद की विधि। ठीक है, संविधान के बाद की विधि जिसे मतलब भारत सरकार ने बाद में बनाया हो, संविधान बाद विधि, मैंने संविधान के बाद जो कानून बनता है। अभी जैसे आप देख रहे हैं मोटर वाहन अधिनियम बना, फिर पर्यावरण अधिनियम बना, कई सारे अधिनियम बनाए गए। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि देखो यार, अगर संविधान से पहले की कोई कानून है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और वह कानून हमारे वर्तमान संविधान के फंडामेंटल राइट के किसी भाग से असंगत है, मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट में कुछ लिखा है और पहले के कानून में वहां पर, जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए कि हमारे फंडामेंटल में लिखा गया है आर्टिकल 17 में छुआछूत एक प्रकार का अपराध माना गया है, लेकिन सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कोई नियम बनाया जिसमें ऐसा लिखा जा सकता है कि छुआछूत का मतलब आपको झलक आता है कि इसमें छुआछूत को बढ़ावा मिल रहा है। तो ब्रिटिश सरकार के कानून के उस भाग को, भाई जाहिर सी बात है हमारे फंडामेंटल राइट से वह असंगत है, यानी फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो हम ब्रिटिश सरकार के उस कानून के उस भाग को जहां पर यह बात लिखी गई है हम उसे शून्य कर देंगे, अवैधानिक कर देंगे। बस इतनी सी बात है। आर्टिकल 13 भैया यही बात कहती है। आर्टिकल 13 का एक यह बात कहता है कि संविधान पूर्व निर्मित अगर कोई विधि है और हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, उसके असंगत है, तो उस भाग को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, जबकि आर्टिकल 13 का 2 क्या कहता है कि भाई आज के बाद, यानी संविधान बनाने के बाद अगर राज्य सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जिसमें थोड़ा बहुत भी हमारे फंडामेंटल राइट को चुनौती मिलती है या फंडामेंटल राइट से असंगत है, तो उस विधि को भी क्या किया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, असंवैधानिक किया जा सकता है। तो ये 13 का 1, 13 का 2 था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई देखिएगा, यह अनुच्छेद घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकार से असंगत हो या अल्पीकरण करते हो वो शून्य हो जाएंगे। आर्टिकल नंबर 13 में ये बात मेंशन है। अब यह शून्य करेगा कौन, आपके सवाल में आता है सर ये काम करेगा कौन? तो अभी तो आपने पढ़ा कि मौलिक अधिकार को गारंटी और सुरक्षा कौन देता है, न्यायालय देती है, सर्वोच्च न्यायालय हालांकि देता है, लेकिन ये शून्य करने का काम अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय करेंगे। अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत साथियों उच्च न्यायालय करेंगे। यह जो है उस कानून को, उस विधि को गैर असंवैधानिक कर सकते हैं, मतलब गैर संवैधानिक भी घोषित कर सकते हैं या उसे अवैध घोषित कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथक्करण का सिद्धांत के संबंध में है? अब देखिए, यह कहता है कि इसके तहत संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून, यानी संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, यानी 26 नवंबर 1949 से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून
जहां तक वे मौलिक अधिकारों से असंगत हैं उस सीमा की विसंगति तक शून्य होंगे। यानी उतना भाग शून्य माना जाएगा कि ना कि पूरा कानून शून्य कर दिया जाएगा। नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा। तो अभी तो हमने आपको बताया ये बात सही है। यदि किसी कानून के वैध हिस्से को अमान्य भाग से पृथक करना संभव नहीं है, मान लीजिए कि पूरा कानून में जो है ऐसा बनाया गया है कि इसमें हमारा समझ में नहीं आ रहा है कि भाई पूरे कानून में कहां कहां से हम अलग करें अपने फंडामेंटल राइट को, तो इस पूरे कानून को भी रद्द किया जा सकता है। तो साथियों, पूरे कानून को शून्य घोषित किया जा सकता है अगर हम इस कानून से इसकी परिभाषा करते समय वैध हिस्से को अलग नहीं कर पाएंगे। और वैध हिस्से को अलग करने का काम न्यायपालिका का है। तो न्यायपालिका अगर किसी कानून से वैध हिस्से को अलग नहीं कर पाती है तो उस पूरे कानून को ये खत्म कर सकती है साहिब, इतना पावर है इसके पास। तो ये बात भी आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट साहिब सही है। ए और बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं साथियों पृथक्करणिता का सिद्धांत, जो कि आर्टिकल 13 में दिया गया है। यह सिद्धांत कहता है कि यदि किसी कानून का अपमानजनक मतलब अवैध प्रावधान को उस प्रावधान से अलग किया जा सकता है जो संवैधानिक है, जो कि नियमतः है, तो कानून केवल वह हिस्सा जो अपमानजनक है को शून्य घोषित किया जाना चाहिए, ना कि पूरे कानून को। मान लीजिए कि कोई कानून है, उसका कोई एक भाग जो है वो असंवैधानिक है, मतलब अपमानजनित है, जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो सिर्फ यह भाग को जो है असंवैधानिक किया जाएगा। और कहता है कि अगर वैध हिस्से को अलग करना मतलब अमान्य भाग से अलग नहीं किया जा सकता है तो पूरे कानून को ही क्या करना पड़ेगा, खारिज कर देना पड़ेगा। समझ तो आप रहे होंगे, पेपर घुमा के पूछेगा, बता देना। अगला डाट के अनुसार संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून जहां तक वे भाग 3 के प्रावधान के साथ असंगत हैं उस सीमा तक जो भाग 3 का अल्पीकरण करते हैं शून्य होंगे। अभी तो हमने बताया ये काम होगा अनुच्छेद 13 का 1, क्योंकि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले यहां दिया गया है और संविधान के बाद कहां दिया गया है। संविधान के बाद आप कहोगे सर संविधान के बाद वाला जो पॉइंट है यह 13 के 2 में दिया गया है, तो जवाब होगा आपका 13 का 1, यानी जवाब होगा आपका बी राइट आंसर। ठीक है, समझिएगा 13 का 1 संविधान से पूर्व निर्मित कानून के संबंध में। इसके अनुसार ऐसे सभी कानून इस हद तक शून्य होंगे कि वे मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में सभी कानून जहां तक वे मौलिक अधिकारों से असंगत हैं शून्य हो जाएंगे। बार बार मैं आपको बताया ये बात। अनुच्छेद 13(2) सुनिएगा, संविधान के बाद निर्मित कानून कहता है क्या, राज्य ऐसा कानून जिसे आप विधि बताते हो, राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 यानी जो मौलिक अधिकार के अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो, या भाग 3 के उल्लंघन में बनाया गया कोई कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, ऐसी कोई भी विधि कानून, तो अब इस वाले विधि में क्या संविधान संशोधन भी विधि आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं विधि का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम, विधि कहिए या तो साहब आप अधिनियम कहिए। तो क्या अनुच्छेद 13(2) की परिभाषा में संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन विधि भी शामिल है? ये बात बहुत मुद्दा में है, आगे चल के हम समझेंगे कि इस विधि में क्या शामिल है। तो ये दोनों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, यहां समझिए। अब इसका प्रयोग सरकार ने बहुत बार किया है। अनुच्छेद 13 का प्रयोग बहुत सारे केस में सरकार ने किया, बहुत सारे न्यायपालिका ने मतलब किया है। अनुच्छेद 13 का प्रयोग कई न्यायपालिका ने कई सारे अपने निर्णयों में कई सारे कानून को खत्म किया है, कई सारे कानून में सुधार किया हुआ है। तो इसी प्रकार से एक कानून था जिसका नाम है साथियों निवारक निरोध अधिनियम 1950। इस 1950 की धारा 14। अब देखिए निवारक निरोध हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, जब हम आपको साथियों मूल विधि पढ़ाएंगे तो हम वहां पे मूल विधि में आपको ये बात बताएंगे निवारक निरोध के बारे में। यहाँ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें सरकार ने प्रयोग किया है आर्टिकल 13 का, इसलिए बता रहे हैं। तो कह रहा है कि इसकी धारा 14 को सरकार ने रद्द कर दिया इस आधार पर कि वह संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत, जिसके अंदर अभी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ अधिकारों में किस तरह से जो दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया जाता है, तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो कह रहा कि अनुच्छेद 22 का उल्लंघन कर रहा था, इसीलिए धारा 14 को हटा दिया गया। और हटाएगा कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा उसके लिए हमारा आर्टिकल 13 लागू हो जाएगा।
और उसको रद्द कर देगा। तो साथियों ए के गोपालन राम मद्रास राज्यवाद 1950 में न्यायपालिका ने ऐसा किया था कि जो निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 को हटा दिया था। ये केस हुआ था 1950 में, 1950 में ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। क्लियर करते चलिएगा सर, है ना। देखिए ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950 उच्चतम न्यायालय द्वारा निवारक निरोध अधिनियम की धारा 14 को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि वह अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ऐसा कौनो कानून जो उल्लंघन करे उसका उस पार्ट को न्यायालय खत्म कर देगा, उस धारा को खत्म कर देगा। और अगर न्यायालय नहीं समझ पाएगा तो पूरा अनुच्छेद खत्म कर, मतलब पूरा विधि खत्म कर देगा। निवारक निरोध की धारा 14, समुचित सरकार, उस समय की सरकार किसी भी समय निर्देश दे सकती है कि निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किसी व्यक्ति को किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए या तो बिना किसी शर्त के या निर्देशों में निर्दिष्ट ऐसी शर्त पर रिहा किया जा सकता है जिन्हें वह व्यक्ति स्वीकार करता है, और किसी भी समय उसकी रिहाई को रद्द भी किया जा सकता है। मनमाना था साहब ये। तो इसको निरोध कर दिया गया है, निवारक निरोध की धारा 14 को रोक दिया गया है माननीय न्यायपालिका के द्वारा। केस कौन सा था? ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) में वर्णित विधि शब्द को परिभाषित किया गया है जिसमें सम्मिलित है। अब देखिए 13(3) क्या कहता है। 13(3) अलग दुनिया में चलता है। 13(2), 13(3) में काफी कंफ्यूजन रहता है साथी, पर 13(2) में भी राज्य के लिए बात है और 13(3) में कुछ लोग के लिए बात दिया गया है। जैसे 13(3) कहता है कि इसमें जो विधि है इसमें संसद के द्वारा बनाया गया कानून विधि, राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया विधि, अगर मान लीजिए संसद कोई कानून बनाती है तो वो भी आ जाता है हमारा अनुच्छेद 13 में। राज्य की विधानमंडल जो 28 राज्य है उनकी विधानमंडल जो कानून बनाता है वो भी आ जाता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल आप जानते हैं अध्यादेश जारी करते हैं, उनके पास जो पावर है अब वो भी ठीक है, उनके अध्यादेश भी विधि है। कोई शासकीय आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, कोई अधिसूचना, ये सब कुछ आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत आ जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे तीनों। ये तीनों लोग की बात सही है, ठीक है। यानी और भी विधि का बल रखने वाले अगर कोई रूढ़ी और प्रथाएं हैं जो विधि का बल रखते हैं वो लोग भी हमारा आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत विधि की परिभाषा में आ जाते हैं साथियों। अब सुनिएगा, अभी बवाल विधि को लेकर के आगे बहुत है। क्या कहता है देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि अनुच्छेद 13 के उपबंध अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होते हैं। अब समझिएगा इस बात को, ये कहां पे कह दिया गया कि भाई देखो अनुच्छेद 13 में जो बातें लिखी गई हैं, यानी आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया है, तो आप कहोगे सर दो बात तो हमको समझ में आ गया है। पहला कौन सी बात कि अगर कोई विधि संविधान मतलब हमारे फंडामेंटल राइट के से असंगत है तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि भाई उसको जो है न्यायिक समीक्षा किया जाएगा, निरस्त किया जा सकता है। ये बात तो समझ में आ गई। निरस्त करेगा कौन? तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हमारा हाई कोर्ट निरस्त करेगा। ये बात तो समझ में आ गया। अब सुनिए, लेकिन ये कहा गया कि भैया कैसे, तो विधि अगर ऐसा करता है तो होगा। लेकिन एक बाद में बवाल आया कि भाई अगर 368 के तहत हम संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं, संशोधन अधिनियम लाते हैं संसद के द्वारा, तो क्या वो भी, और उसके तहत अगर हम कोई अधिनियम करके कोई संशोधन करते हैं तो क्या वो भी विधि के तहत आ जाएगा? भाई देखिए, आपने अभी पढ़ा है कि जितने भी लोग, जितने भी संस्थाएं, जो भी होगा, अगर कोई विधि बनाएगा जिनका नाम ऊपर दिया गया, अगर वो विधि बनाएगा, विधि असंगत है तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन क्या अगर संविधान संशोधन के तहत कोई विधि बनाएगा तो क्या वो उस वाली विधि की भी जांच हो सकती है क्या? तो इसीलिए तो ये बवाल है कि अनुच्छेद 13 के तहत ऐसा उपबंध किया गया। तो साहब अनुच्छेद 3 यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी आगे आप देखेंगे एक बवाल के तहत ये बात जबरदस्ती मनवाया गया कि संविधान संशोधन के तहत अगर मौलिक अधिकार में संशोधन किया जाता है तो उस संविधान संशोधन अधिनियम का न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। ये जबरदस्ती मनवाया गया। 1971 में इंदिरा जी की सरकार है। 1971 में साथियों एक अमेंडमेंट लाया जाता है, 24 अमेंडमेंट हो रहा है और जबरदस्ती ये बात कही गई कि भाई देखो 13 में अगर संविधान संशोधन से संशोधन होगा
तभी जो संविधान संशोधन है ना, जो संविधान संशोधन अधिनियम है, वह जो है विधि के अंतर्गत नहीं आएगा और उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। तो ये बात 13(4) में दिया गया। अभी न्यायपालिका की जब गले में पड़ेगा तो न्यायपालिका देखिए क्या क्या बोलता है, इसके बारे में सुनिए जरा। अच्छा, कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है, देखिए एक बार ऐसे समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 13 कहता है क्या कि भाई कोई भी कानून, कोई भी विधि अगर संसद बना रही है, ठीक है, राज्य विधानमंडल बना रहा है, कोई अधिकरण बना रहा है, तो अगर उस विधि की कोई बात हमारे फंडामेंटल राइट के से असंगत है तो हम उसको खत्म कर देंगे। लेकिन यहीं पर 24वां अमेंडमेंट के तहत ये बात कहा गया, आर्टिकल 13 का 4 कहता है कि भाई सुनो, अगर कोई भी, अगर संविधान संशोधन अधिनियम है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और वह जो है फंडामेंटल राइट से असंगत है, तो आप जो है वह आपके इस विधि वाले परिभाषा में नहीं आएगा। सबका विधि आएगा लेकिन संसद वाला नहीं आएगा। बस ये इतना बात है, समझ लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि यह अगर कोई संशोधन करेगा तो न्यायालय उस पर कुछ बोलवे नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। आगे देखिए, कहता है क्या अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 2 के अंतर्गत परिभाषित विधि में शामिल नहीं है। आपने देखा था ना कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, ठीक है, तो राज्य का मतलब राज्य सरकार की संसद। तो कहा गया क्या कि अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 2 के अंतर्गत परिभाषित विधि में नहीं है। अनुच्छेद 368 है क्या, संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। इसलिए संसद संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। न्यायालय ने ऐसा कह दिया, मजा आ गया सबको, क्या न्यायालय ने ये बात कह दी। और मामला है आपका शंकरी प्रसाद का। शंकरी प्रसाद का साथियों मामला है 1951 में, जब न्यायालय ने कहा कि भाई देखो, अनुच्छेद 368 के तहत अगर संशोधन करते हो तो विधि के अंतर्गत तुम लोग नहीं आओगे। शंकरी प्रसाद का मामला है 1951 में, ऐसा न्यायालय ने कहा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर विधि में नहीं आएगा तो माननीय संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करेंगे। लेकिन साहब कुछ दिन बीता, 1967 आ गया, ज्यादा दिन हुआ नहीं था, न्यायालय ने अपना निर्णय पलट दिया और क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि शब्द जो है इसके अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां शामिल हैं, चाहे वे सामान्य विधि हो चाहे संविधान संशोधन विधि हो। अब तो पड़ गया पल्ला, गले के अंदर फांसी पड़ गई। अतः संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकता है। लो, यह समय था साथियों, इंदिरा जी का समय है। इंदिरा गांधी ने जब ये केस देखा, गोलकनाथ का मामला, सनक गए पूरा पार्टी वाले कि तो पूरा मौलिक अधिकार पे वो लगा दिया, एकदम निरंकुश लगा दिया। अब हम लोग तिली बिली कर ही नहीं पाएंगे, जनता को इधर उधर कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो गोलकनाथ का केस याद रखेंगे क्या कि इसमें ये बात कह दिया गया कि भाई देखो, संसद का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो विधि है, उसके तहत संशोधन तुम नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पे कहा गया था कि विधि नहीं है। तो न्यायालय अपनी समीक्षा, अपनी निर्णयों का समीक्षा करता है, उच्चतम न्यायालय उसे पलट भी सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है। समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है, तो समानता का अधिकार कहां से दिया गया आपको शुरू में याद है क्या, 14 से 18। भाई 20 कहां से आ जाएगा इसमें, अरे 14, 15, 16, 17, 18 आएगा, 20 नहीं आएगा, तो डी हो जाएगा आपका साहिब सही जवाब इसमें, ठीक है। अब सुनिएगा, समानता का अधिकार आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि राज्य भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो किसी भी, मतलब इसमें देशी और विदेशी, भारतीय और विदेश के लोग शामिल हैं। अनुच्छेद 15 कहता कि केवल धर्म, मूल वर्ग, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि जो लोक नियोजन है यानी जो सार्वजनिक नौकरियां हैं इसमें अवसर की समता होगी, यानी सबके लिए एक समान रूल वगैरह काम करेगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा। अनुच्छेद 18 में दिया गया उपाधियों का अंत किया जाएगा। अब एक एक को समझिएगा। अब साथियों अनुच्छेद 13 के बारे में जो उपबंध मैंने आपको बताया, अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 14 की तरफ। तो हमने 12-13 आपको समझाया, अब थोड़ा सा हम अनुच्छेद 14 को समझते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 14 में वर्णित उपबंध केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14 में जो उपबंध है क्या केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो साथियों अभी हमने आपसे बताया कि अनुच्छेद 14 के उपबंध भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, ये आपका गलत जाएगा। विधि के समक्ष समानता का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
तो नहीं साथियों, विधि के समझ समानता ये हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है, ब्रिटेन के संविधान से, जबकि विधियों का समान संरक्षण वह हमने अमेरिका से लिया। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपसे सही है। कह रहा है कौन सा सही है, तो ना तो एक ना ही दो, यानी प्रश्न का जवाब होगा आपका कौन सा, डी हो जाएगा साहिब राइट आंसर। देखिए अनुच्छेद 14 की बात इसमें लिखा है कि विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण होगा। इसमें कहा गया कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, यह अधिकार सभी को मिला हुआ है। व्यक्ति शब्द में यहाँ पे आप देखिए एक शब्द लिखा था ना, किसी भी व्यक्ति को, तो इस व्यक्ति में कौन कौन शामिल है, तो भारतीय व्यक्ति हो गए, विदेशी व्यक्ति हो गए, और जितने संवैधानिक निगम हैं, कारपोरेट हैं वो सब भी, जितनी कंपनियां वो भी, पंजीकृत समितियां, किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है, मतलब सभी लोग साथियों, जहां तक नजर पहुंच रहे वो सभी लोग अनुच्छेद 14 के अधिकार के अधिकारिकता को रखते हैं, यानी उन सबको अनुच्छेद 14 का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, विधि के समझ समता का विचार हमने ब्रिटेन से लिया, जबकि विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत यह साथियों हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही जवाब का चयन करिए। समानता का क्या मतलब है, तो कह रहा है कि समानता से आशय है सामाजिक विशेषाधिकार अभाव। भाई समानता क्या ही कहता है, आप बताइएगा। अगर दो व्यक्ति हैं, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसे कहा गया है कि तुम प्रतिदिन तुम्हें 100 रोटी मिलेगा खाने के लिए, और बी नाम का व्यक्ति है, इसे कह दिया जाए कि भाई प्रतिदिन तुम्हें 50 रोटी खाने की मिलेगा, क्या दोनों में समानता है? नहीं। क्यों? आप कहोगे सर इसे विशेषाधिकार मिला है, एक विशेष अधिकार है। क्या विशेष अधिकार है? कि मान लीजिए कि यह किसी एक पर्टिकुलर कास्ट का है, ऐसा मान लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा बवाल हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर कास्ट का है, तो इसे विशेषाधिकार मिला है। लेकिन अगर समानता होता तो इसे इस विशेषाधिकार को नहीं दिया जाता है। तो अभाव का मतलब कि किसी समाज में जो है सामाजिक विशेषाधिकार किसी को नहीं दिया गया है। तो आप जानते हैं समता का अधिकार ही यही होता है कि सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, किसी के लिए विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया। हालांकि अनुच्छेद 361 इसका अपवाद है। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, पत्रकार, इन सबको कुछ न कुछ बातें अलग से दी गई हैं, तो वो अपवाद हैं जिन्हें आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो समानता का अभिप्राय क्या है कि सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव होगा, यानी किसी को ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा विशेषाधिकार दिया गया है, नहीं। समानता के अधिकार का लक्ष्य क्या है? सामाजिक विभेद का हमें खत्म करना। तो बिल्कुल बात सही है, समानता के अधिकार का यही मतलब कि जो समाज में एक विभेद बना हुआ है इसको खत्म करना है। सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अब देखिए एबी डायसी, इन्होंने ही विधि के शासन शब्द की अवधारणा को प्रस्तुत किया। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। बाकी समानता का अधिकार का लक्ष्य क्या है? सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना है। इसका अभिप्राय है कि समान परिस्थितियों में कानून सभी के लिए समान है। दूसरे शब्दों में समानता शब्द समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार के अभाव और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने को संदर्भित करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यह भी बात पूछा गया कि किसने सबसे पहले विधि के शासन की अवधारणा प्रस्तुत की? जवाब होता है एबी डायसी। अगला, डाडाट के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी अधिकार पर विभेद नहीं करेगा। तो साथियों आर्टिकल 14 में हमसे इतनी ही बातें पूछता है और पेपर में कई बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर देखना तो पता चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा ये कह रहा है कि भाई किसी भी प्रकार पर आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, तो यह बात दिया हुआ है अनुच्छेद 15 का 1। तो ए हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। क्या कहता है अनुच्छेद 15 का 1? जरा सा ध्यान से देखिएगा। ये कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त आधार पर कर सकता है, इनमें से किसी आधार पर नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर क्या नहीं किया सकता? दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश पाने से या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक समागम के स्थान के उपयोग के लिए नियोग्य नहीं होगा। दायित्व निबंधन शर्त के अधीन नहीं होगा, यानी किसी भी व्यक्ति को इन आधार पर इन जगहों पर जाने से नहीं रोका जाएगा। ऐसा बात लिखा है अनुच्छेद 15(2) 2017 में। तो ये सवाल यूपीएसआई में आया था, 21 में भी ये सवाल आया था और उम्मीद है 2025 में भी ये सवाल पूछा जाए।
ये इस वाले को रट जाइएगा, ये आधार है, ऐसे सीधा सीधा लिखेगा, आपको दोनों जवाब जो है सही चुनना होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है? अब आपने तो अभी देखा, ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा आपने कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, ठीक है, मतलब स्त्री और पुरुष। अब देखिए, स्त्री और पुरुष, मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे विभेद नहीं करेगा। और कहां लिख रहा है, कह रहा है कि भैया देखो स्त्री और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो ये बताइए नहीं, अनुच्छेद 15 के अगेंस्ट नहीं हो गया? अनुच्छेद 15 कहता है कि इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, और यहीं पर एक अनुच्छेद है कहता है कि नहीं यार, राज्य जो है वो बालक और महिला के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 15 के खिलाफ हो गया है भाई, हो गया है तभी तो। अब देखिए ऐसा कहां पे कहा गया है, अनुच्छेद 15 के 3 में कहा गया, क्या कहा गया है? कहा गया है कि भाई देखो, अगर राज्य की सरकार, सॉरी जो राज्य होगा, राज्य में कौन कौन लोग शामिल हैं? वही जो अनुच्छेद 12 में लोग शामिल थे। अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाना चाहे जो स्त्री और बच्चों से संबंधित हो, तो ये नहीं चिल्लाओगे तुम लोग कि आर्टिकल 15(1) के खिलाफ है। तो आर्टिकल 15(1) के खिलाफ है, ये नहीं चिल्लाओगे अगर जो राज्य हैं, ठीक है, वह कोई कानून बनाते हैं जो स्त्री और बालकों के उत्थान के लिए संबंधित है। तो ये बात नहीं कह सकते कि न्यायपालिका में चलो कि स्त्री के लिए काहे कानून बना दिया गया, आप ये बात नहीं कह सकते, ऐसा 15 का 3 कहता है। क्लियर है ना ये बात? ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 राज्य को अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। अब देखिएगा, स्त्री बच्चों को मिल गया। अब 15 का 4 क्या कहता है कि भाई सुनो एक बात ध्यान से, अगर राज्य सरकार माने राज्य चाहे, राज्य सरकार ने राज्य चाहे, तो इसके लिए हालांकि अमेंडमेंट लाया गया है 15 का 4। ये कब जोड़ा गया इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके लिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसी समय पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब यह साथियों जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि भाई सुनो, अगर राज्य जो है कोई कानून बनाना चाहती है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, मतलब सीधे सीधे है ओबीसी के लिए, ठीक है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, किन्हीं वर्गों का शब्द दिया गया है, ठीक है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, तो ये नहीं कहोगे कि ये तो जाति और लिंग के आधार पर विभेद है। तुम ये चिल्ला चिल्ला के नहीं कहोगे कि अनुच्छेद 15(1) का हनन हो रहा है। नहीं भाई, ये बात कब जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 15(4) में पहला संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। अब आप कहोगे कि सर इसका तो होना चाहिए था अनुच्छेद 13 के तहत। तो साहब एक केस और आगे हुआ था जिसमें यह बात दिया गया था, केशवानंद भारती का मामला है शायद, जिसमें न्यायपालिका ने कहा था कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संसद मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। तो मूल अधिकार में मूल ढांचे में संशोधन नहीं करेगी, बाकी संसद मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। इसीलिए संसद ये सब उल्टा सीधा उसमें कर पाई है। समझ रहे बात को? ठीक है, तो इसलिए 15(4) जो है 1951 में संसद ला पाई। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि 1967 में ये बात कहा गया था और 1950 में ये बात कह दिया गया था संसद संशोधन कर सकती है। तो इस वाले में तो केशवानंद का मामला नहीं आता, लेकिन आगे चल के जो संशोधन होगा उसमें केशवानंद का नाम जो है वो आएगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि 1950 में संविधान न्यायपालिका ने कहा था संसद संशोधन कर सकती है, जबकि आपने 1967 में कहा कि कह दिया है न्यायपालिका संशोधन नहीं कर सकती है। तो आगे चल के केस आएगा केशवानंद भारती, जिसमें कहा जाएगा कि संशोधन कर सकती है मूल अधिकार के ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना। तो अभी 1950 में कहा गया था, तो यह संशोधन 1951 में हो गया था, क्योंकि तब संसद के पास संशोधन करने की शक्ति थी साथियों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? घूम नहीं रहा है? अगर घूमेगा तो बताइएगा कमेंट करके, थोड़ा और तरीके से गांव की भाषा में समझाएंगे, है ना? समझिए बात को। अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है? तो पहली बात, पहला संशोधन के तहत जोड़ दिया गया, उस समय संसद को अधिकार था, आपने अभी पीछे देखा। इसमें कहा था कि भाई देखो अनुच्छेद 15 का कोई उपबंध है, अनुच्छेद 29(2) का कोई उपबंध है। अनुच्छेद 29(2) में क्या है वही जब पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। ठीक है, इसमें भी कोई बात कहा गया है कि कोई उपबंध राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगा। यानी अनुच्छेद 15 का भी हनन होगा
और अनुच्छेद 29(2) का भी हनन होगा। पिकिर पिकिर चिल्लाओगे नहीं, ऐसा 15(4) कह दिया है साफ साफ। 15(4) कहता है कि देखो जब मैं कोई कानून बनाऊंगा तो हो सकता है कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 29(2) का हनन हो, लेकिन चिल्लाओगे नहीं क्योंकि मैंने इसको फंडामेंटल राइट में जोड़ा है। कुछ बोलोगे नहीं, न्यायपालिका को ऐसा कह दिया गया है कि अगर मैं इसके संदर्भ में इनके अगेंस्ट कोई कानून बनाता हूं तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है ऐसा। अगला डॉट डॉट के तहत राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनके शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका गया है। अच्छा, इस बार तो आरक्षण की बात है शैक्षणिक संस्थानों में, तो साहब ये बात 2005 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब आ रहा है उसमें 2005 में ये बात जोड़ दिया गया, ये बात भी जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, उस समय 2005 में एक संशोधन किया गया 93 अमेंडमेंट एक्ट। अब इसमें केशवानंद भारती वाला बात मामला आता है इसमें केशवानंद भारती साहब खुद पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय तो केशवानंद भारती का केस जो है वो हो चुका होता है साथी। ठीक है, तो 2005 में जोड़ा गया था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(5) और इसमें कहा दिया गया कि भाई सुनो एक बात, क्या बात है सुनना है, कि राज्य किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोका गया है। राज्य कर सकता है, आप अनुच्छेद 15 के तहत उसका ढिढोरा नहीं पीटेंगे, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान शामिल नहीं है। यानी अभी आप देखेंगे अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थान बनाने का जो प्रोविजन आगे हमें मिलेगा वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसमें शामिल नहीं होगा, इसमें बल्कि निजी शिक्षण संस्थान भी शामिल है, चाहे उन्हें राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त हो। ठीक है, अगला निम्नलिखित कथनों पर भाई विचार करिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिए। अनुच्छेद 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति या जनजाति के उत्थान के लिए सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान और निजी शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण का उपबंध किया गया, सही है, केवल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को छोड़ करके। इसके लिए अनुच्छेद 340 के तहत आप जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए पिछड़े वर्ग आयोग, यहाँ पे होना चाहिए था पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, के गठन का प्रावधान किया गया है। तो बिल्कुल सही है, आप जानते हैं अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करते हैं साथियों। तो इस प्रकार सी हो जाएगा प्रश्न में आपका राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 15(5) ये दोनों आपने देख लिया है। अगला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 15 अथवा अनुच्छेद 19(1)(6) में दिया गया है संपत्ति के अधिकार वाला मैटर, अथवा अनुच्छेद 29(2) राज्यों को नागरिकों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोका गया। देखो यार सिंपल सी बात है, 15(6) में ये बात दिया गया है और कहा गया कि देखो ये बात कह दिया है 15(6) ने, आर्टिकल 15(6) कहता है कि भाई देखो मैं जो है एक काम करूंगा, कौन सा काम, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ठीक है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं यानी जिन्हें हम ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, इनके लिए अगर हम कोई कानून बनाएंगे तो लिबिल लिबिल चिल्लाना नहीं कि सर आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा। आप ये मत कहना कि सर आर्टिकल 19(1)(6) का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, संपत्ति संबंधी कुछ बातें हैं। आप ये नहीं कहना कि सर आर्टिकल 29(2) का उल्लंघन हो रहा है, ये सब तुम नहीं कह सकते हो, ऐसा 15(6) में कहा गया। और ईडब्ल्यूएस के लिए आप जानते हैं 10% का आरक्षण का प्रोविजन साथियों अलग से किया गया। अब आपको समझ में आई ये बात, तो ये बात 15(6) में कहा गया। और आपको पता है 15(6) लाया कब गया था, तो आप कहोगे सर अनुच्छेद 15(6) तो अभी जल्दी आया है, मोदी जी की गवर्नमेंट में ये लाया गया है, तो इसके लिए क्या गया है 103वां अमेंडमेंट एक्ट था साथियों, 2019 में लाया गया है, ईडब्ल्यूएस में ये सिस्टम दिया गया। ठीक है, समझिएगा 15(6) ये कब लाया गया, तो आप कहोगे सर 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा लाया गया। इसके तहत प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 15 अथवा अनुच्छेद 19(1)(6) या अनुच्छेद 29(2) राज्य को नागरिकों के लिए ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेंगे और निजी शिक्षा संस्थान सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ऐसे वर्ग के लिए 10% सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर भी
अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में नहीं होगा। यहाँ पर भी इंक्लूड है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में ऐसा प्रावधान नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है? साथियों, अनुच्छेद 15 में कुल 6 आर्टिकल थे, वो हमने डिस्कस कर लिया। देखिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम अच्छे से आपसे डिस्कशन करेंगे, वहां से आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक उनका हमें सोल्यूशन नहीं मिल जाता। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको स्किप भी करते चलेंगे, नहीं तो इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। बाकी जब समय मिलेगा, मान लीजिए इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हमें समय मिलेगा तो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, तो पहले उन्हीं क्वेश्चन का उसमें जिक्र किया जाएगा जिसका चर्चा हम यहाँ पे नहीं किए हुए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करवाएंगे भाई, उधर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उधर मूल विधि चलेगा और वहां पे प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है। भारतीय संविधान का कह रहा है कौन सा अनुच्छेद रोजगार में अवसर, तो आप जानते हैं अभी आपने पढ़ा था अनुच्छेद 16 के बारे में, तो ये हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर है, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। अनुच्छेद 16 में हमें 2 बातें, हालांकि इसमें भी 6 अनुच्छेद है पर 2 ही अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 16 एक कहता है कि इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित, भाई राज्य का मतलब वही है, याद रखिएगा, संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, यानी अवसर एक समान रूप से सबके लिए है। अनुच्छेद 16(2) कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या निवास या इनमें से किसी भी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही उसके साथ कोई विभेद किया जाएगा। ये बात आप दोनों याद रखिएगा, यही हमारे लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत व उससे उपजी किसी नियोगिता को लागू करना दंडनीय अपराध बताया गया है? तो आपने अभी देखा आर्टिकल 17 के बारे में ये उपबंध दिया गया, अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात की गई है। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 17 आप जानते हैं अस्पृश्यता का अंत करता है, लेकिन ये बात याद रखना होगा कि संसद के द्वारा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 साथियों पारित किया गया था। हालांकि इसे 1976 में संशोधन किया गया और इसका नाम बदल दिया गया, नागरिक अधिकार की रक्षा गारंटी अधिनियम 1955 इसका नाम किया गया। आपको ये बात भी ध्यान रखना होगा कि अस्पृश्यता शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर नहीं किया गया है और ना ही किसी एक्ट यानी अधिनियम में अस्पृश्यता शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस वाद में अस्पृश्यता उन्मूलन के संबंध में कहा गया कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य के संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए? ऐसा न्यायालय ने कहा भाई आप लोग का भी ये कर्तव्य होगा। तो पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम यूनियन ऑफ 1982 के मामले में न्यायालय ने यह बात साथियों कही थी, ठीक है। क्या कहा न्यायालय ने? न्यायालय ने कहा भाई सुनो, अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य की संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि, सैन्य और शिक्षण मतलब शैक्षणिक विशेषता को छोड़ करके से सम्मानित करने से रोकता है? तो अभी आपने देखा आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है साथियों, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 18 यानी बी हो जाएगा साथियों प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 18 में कई सारी बातें हैं पर उनको साफ साफ समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 18 का एक क्या कहता है कि भाई जो राज्य होगी, राज्य का मतलब वही अनुच्छेद 12 वाला राज्य, सेना या विद्या से संबंधित उपाधि के सिवा कोई भी सम्मान नहीं देगा। 18(2) कहता है कि भारत का कोई नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं करेगा। 18 का 3 क्या कहता है समझिएगा, ये कहता है कि भाई अगर कोई विदेश का व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण किया हुआ है, हमारे यहाँ मान लीजिए नौकरी कर रहा है, किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं ले सकता। मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जो कि विदेश का है, अमेरिका से है, ठीक है, और वो भारत के अंतर्गत मान लीजिए कोई मतलब जॉब कर रहा है अभी, तो ये ऐसा नहीं कि फिर से अमेरिका से कोई उपाधि ले सकता, नहीं, सिर्फ जब तक राष्ट्रपति भारत के नहीं कहेंगे तब तक उपाधि नहीं ले सकता। 18 का 4 कहता है कि भाई देखो, राज्य के अधीन या लाभ का पद अगर आप धारण करते हैं, आप भारत के हैं, तो किसी भी रूप में किसी विदेशी से आप कोई भी मतलब दोनों का ये समझ लो कि 18 का 3 विदेश से अगर कोई भारत में है उसकी बात कर रहा है, 18 के 4 अगर भारत का कोई विदेश में है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। यानी अगर विदेश का कोई भारत में तो वो राष्ट्रपति से पूछे बिना नहीं कुछ ले सकता, और अगर भारत का कोई विदेश में है तो राष्ट्रपति से पूछे बिना कुछ नहीं ले सकता, बस इतनी सी बात है, कोई उपाधि नहीं ले सकता। अगला,
निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था और कहा था कि यह उपाधि नहीं है। ठीक है, तो यह केस हुआ था बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1995, जब न्यायपालिका ने कहा था कि भाई सुनो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इसकी संवैधानिक वैधता को उपलब्ध कहा था। ठीक है, कि मतलब ये पुरस्कार उपाधि नहीं है। ठीक है, मतलब ये उपाधि नहीं है और ये अनुच्छेद 18 के जो प्रावधान है उसका उल्लंघन नहीं करती है। आप जानते हैं कि एक बार में मतलब एक साल के अंदर कुल 120 पद्म पुरस्कार दिया जाता है। इसमें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार शामिल नहीं होता, मरणोपरांत जो दिया जाता है उसको नहीं जोड़ते हैं। बाकी 120 जो है पद्म पुरस्कार साथियों दिया जाता है। अगला, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कहां पे दिया गया? आप सभी को पता है समानता 14 से 18 और उसके बाद स्वतंत्रता 19 से 22। तो आप बोल दिए सर 19 से 22, तो जवाब हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। ठीक है, अब क्या क्या दिया गया है अनुच्छेद 19 में? तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति से संबंधित कुल 6 स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 22 में अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, जीवन तथा व्यक्ति स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के संविधान संशोधन जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्ध से संरक्षण करने की बात करता है। ठीक है, यह सब पूछा जाएगा पेपरों में, याद रखना। अगला, निम्नलिखित उपबंधों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे संविधान में वर्णित हैं। तो अनुच्छेद 19 में आपने पढ़ा कि कुल 6 अधिकार हैं। पहला अधिकार है बोलने का अधिकार, अपनी बात को रखने का अधिकार, अभिव्यक्ति करने का अधिकार, चाहे नाच के करिए, गा के करिए, मिमिक्री करके करिएगा। जैसे मैं अभी देख रहा था तो एक कोई है व्यक्ति जिनका नाम है कोई रंगीला करके है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मिमिक्री करते हैं, आलोचक हैं, एक बहुत ही अच्छे आलोचक हैं, आलोचना करते हैं। तो एक अच्छे आलोचक का ये ध्यान रखना होता है, अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हैं तो आलोचना बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन इस आलोचना में मानवीय गरिमा का हनन नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को के लिए अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आलोचक होना बिल्कुल सही है, पर आलोचना के सीमा होती है। ठीक है, तो रंगश्री रंगीला जी आलोचक हैं, प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते हैं, उनके विविध कार्यक्रमों की, शब्दावलियों की। तो इस तरह से वो एक कर सकते हैं क्योंकि इनके पास फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 का 1 क, जो कि उन्हें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 एक ख कहता है कि आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। जैसे अभी अन्ना हजारे जी आपने देखा था बैठ जाते हैं, या हमारे किसान बैठ जाते हैं, लेकिन निरायुध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हथियार लेकर के सम्मेलन करिए। अभी हाल ही में हमने न्यूज में देखा इस चीज को कि एक सेना है जिसका नाम है करण सेना, और इन्होंने तलवार लेकर के जो है इस प्रकार का सम्मेलन किया सार्वजनिक स्थानों पर, जो कि पूरी तरह से अनुच्छेद 19 एक ख का उल्लंघन है। ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए, और ये सब पढ़े लिखे लोग को समझ में आता है, पर ऐसे लोग जो ये काम करते हैं उन्हें संविधान को एक बार समझना होता है कि हमें संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए। तो आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं 19 एक ख के तहत। आप अगर चाहते हैं तो आप कोई संगम या संघ आप बना सकते हैं। कहने मतलब कि आप कोई संघ बना सकते हैं या आप सहकारी समितियां बना सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं तो 5 लोग मिल करके कोई एक पार्टी बना सकते हैं, मतलब कोई भी एक आप संघ बना सकते हैं। ठीक है, आप एक पार्टी का गठन कर सकते हैं। तो इसी के तहत जो है राजनीतिक पार्टियों का गठन किया जाता है। 19 एक ग के तहत यह काम किया जाता है साथियों। आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं, कहीं भी आप घूम सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 19 एक घ में दिया गया है। यहां तक कहा गया है कि आप आगे अब देखें तो ये तो क्रम से दिया गया है, 1 2 3 4 कहां दिख रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे आप जानते हैं कहा गया अंगा में कि आप जो है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध रूप से आप घूम भी सकते हैं। ठीक है, और बस जाने का अधिकार, रिपीट हो गया है, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे साथ ये रिपीट हो गया है, इसको आप थोड़ा सा काट दीजिएगा। अब अनुच्छेद 19 एक च में कहा गया है, देखिए कंफ्यूजन मत लाइए, इसको स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 19 एक गए, और यहाँ प्रिंटिंग में टाइप हो गया है। घ क्या कहता है? घ कहता है कि आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आप संचरण कर सकते हैं। संचरण का मतलब होता है कि आप आ जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपका जहां मन करे वहां। तो अबाध संचरण ये दिया गया है अनुच्छेद 19 एक घ में। जबकि अनुच्छेद 19 एक अंगा कहता है कि आप घूम भी सकते हैं, ठीक है, और आपको बसने या निवास करने का भी अधिकार है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में आप घूम भी सकते हैं, निर्बाध रूप से घूमिए, आप बस भी सकते हैं, रह भी सकते हैं। ये बात अनुच्छेद 19 एक अंगा में कहा गया है।
ये 2 बार टाइप हो गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 19(1) है, संचरण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19(1) कहता है कि आप कोई भी वृत्ति यानी आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं या आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं, आप कोई भी पेशा अपना सकते हैं, कोई भी धंधा आप कर सकते हैं, मन करे जुआ खेलिए, जो भी करिए कर सकते हैं। हालांकि इस पर सब प्रतिबंध सरकार लगा सकती है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये 6 अधिकार हैं, इसको हम अपडेट कर देंगे पीडीएफ में, ठीक है साथियों। ये इसका पूरा ये ग्रुप चलता है, मतलब टेस्ट सीरीज चलता है, जो कि पिछले 2021 से ही चल रहा है। क्यों, जो मेरा पुराना चैनल था वहीं से चल रहा है, वहां के कई सारे बच्चे इसमें जुड़े भी हैं। अगर आप इच्छुक है तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 से ज्यादा जीएस और हिंदी का पूरा हम कंप्लीट सेशन आपको कराएंगे। जीएस पूरा 40 अंक और हिंदी आपको 40 अंक, ये दोनों हम आपको कराएंगे इसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो आप अगर चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 888716 ये नंबर दिया गया है। भाई इसका फीस लगता है 300 रुपए, वो पिछले 2021 की भर्ती से ही इतना है, जिसमें हजारों लोग ज्वाइन किए थे। इस बार भी भर्ती में यही लगेगा, आगे चल के भी इसकी सूचना दी जाएगी आपको। तो अगर आप इच्छुक है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे मैसेज कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा सर यूपीएसआई ज्वाइन करना है। ये जो टेस्ट हो रहा है, इस टेस्ट का पूरा आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलता है। पहले वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, फिर आप उसको सॉल्व करना, फिर उसके बाद आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन पीडीएफ भी हम दे देते हैं, ताकि आप प्रिंट करा के इसका मल्टीपल टाइम आप रिविजन कर लेना। और इसकी संख्या पूरा कंप्लीट जीएस होता है और कंप्लीट हिंदी। जीएस में मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान तीनों कराते हैं और हिंदी तो हिंदी है। तो ये नंबर है और फीस बहुत कम है, साथ ही याद रखिएगा मेहनत बहुत ज्यादा हम लोग का इसमें लगता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध पर प्रभाव डालते हैं। तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 19(2) साथियों यह बात कहता है आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता का अधिकार स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध, तो ये तो अपने मन स्थगित हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही होगा, सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। देखिए 19(2) क्या कहता है, इसके तहत राज्य नागरिकों की भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वही वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है अगर बात आप ऐसा बोलिए कि भारत के संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचे। अगर आप बात ऐसा बोलिए जिसे राज्य की सुरक्षा खतरे में हो, अगर आप ऐसी कोई बात बोल रहे हैं जिसे विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो, जैसे अभी हमारे पत्रकार महोदया ने, सब लोगों ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान का ये इलाका जीत लिया, कराची पर हमला कर दिया, ये फलान ढिकान। आप ऐसा सब नहीं कह सकते, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता है तो कुछ भी बोल देते हैं, है ना। सार्वजनिक व्यवस्था डिस्टर्ब हो, आप ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे कि कहीं पर मुहर्रम चल रहा है तो आप हनुमान चालीसा चल के बीच में चालू करिए, आपका घर है, नहीं ऐसा मत करिए। शालीनता और नैतिकता अगर कहीं पर डिस्टर्ब हो रही तो आप ये काम नहीं कर सकते। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें आती है ना, कि मान लीजिए कि कोई बात है तो आप कपड़ा खोल के उसको प्रदर्शित करिए, उसमें नैतिकता डिस्टर्ब होगी, आप ये काम नहीं कर सकते। कहीं पर मान लीजिए सार्वजनिक लोग से पूजा पाठ हो रहा है तो वहां पे आप चलिए, वहां जाके उल्टा सीधा तरीके से अनैतिक आचरण करिए तो आप नहीं कर सकते, वहां जाके गाली बकिए। कहीं पर संसद मतलब सभा चले तो आप वहां पे कहिए मेरा बोलने का अधिकार है, तो आप वहां जाकर गाली दीजिए, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, न्यायपालिका की अवमानना नहीं कर सकते कि आपको बोलने का अधिकार है तो आप न्यायपालिका को करिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। मानहानि जैसा काम नहीं कर सकते, किसी का उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको बोलने का अधिकार है तो माननीय प्रधानमंत्री को आप कुछ भी बना दीजिए, नहीं कर सकते। आप किसी अपराध के लिए उकसाना, किसी व्यक्ति को, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को ये कह करके बार बार आप नहीं उकसा सकते कि खाद नहीं मिला चलो गोदामों में फूंक दिया जाए, आप ऐसा नहीं कर सकते। इन सारी बातों पर कि आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है तो गोदाम फूंक के आप अभिव्यक्त करिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सारी बात अनुच्छेद 19(2) कहता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो अनुच्छेद 19(1) कह वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा और हम आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। भले आप कहेंगे कि आपको अनुच्छेद 19(1) कह के तहत फंडामेंटल राइट मिला है, ठीक है, चाप देगा, आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल की घोषणा होती है तो उसके तहत अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, जो 6 अधिकार हैं, वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सरकार ने राज्य कह रहे उच्चतम न्यायालय ने कई सारे अधिकार दे रखे हैं आपको, उनमें से कई सारे अधिकार शामिल हैं। ये चारों अधिकार, जैसे अपने विचार को प्रसारित करने का अधिकार, चाहे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गा के प्रचार कर सकते हैं, थरिया पेट के करिए, जैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, प्रेस कुछ भी छाप सकता है, कुछ भी लिख सकता है। व्यवसायिक विज्ञापन आप करा सकते हैं, अपना एड निकालिए गूगल एड्स के माध्यम से या पोस्टर छपवाइए,
चपकाइए सबके दीवारों पर। आजकल तो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले 1 करोड़ दे करके, थार दे करके, आप सोचिए मतलब शिक्षा का मतलब इस तरह से व्यवसायीकरण हो गया है कि ये नहीं कहते कि हाँ अगर फेल हो जाओगे तो लात खाओगे, ये कहते हैं कि फेल हो जाओगे तुमको हम थार देंगे। बताइए ये कैसी, मतलब क्या है ये एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से गड़बड़ कर दिए हैं। आपको राइट टू पीस है, शांति का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप बीमार हैं और आपके बाहर जो है कोई डीजे लगा के आपका कान डिस्टर्ब करे, आपको ऐसा नहीं कह सकता है। तो ये चारों जो है वाक और अभ्यक्त की स्वतंत्रता में दिया जाता है अधिकार। और भी अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। ऐसा नहीं है कि सरकार आपका फोन टैपिंग कर सकता है, नहीं। राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार, आपका जब मन के जब दिल चले आप राष्ट्र ध्वज फहरा सकते हैं साहब। इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार, ऐसा नहीं है सरकार कहेगी कि नहीं हमारा इंटरनेट केवल हमारा ही है। हालांकि चर्चा में रहता है सरकार की भारत जो है इंटरनेट शट डाउन कर देते हैं, जब सरकार का मन करेगा तो सरकार जो है इंटरनेट का शट डाउन कर देता है। तो इस वजह से ये अधिकार थोड़ा सा हनन होता है, लेकिन सरकार को ये शक्ति तो है ही कि सरकार लोक व्यवस्था के मामले में चाहे तो अनुच्छेद 19(1) पर, अनुच्छेद 19(1) क पर उपबंध लगा सकता है, निर्बंधन लगा सकता है साथियों, माने रोक लगा सकता है। इस कार्य से सरकार ये जो है बंद कर देता है। आपने देखा होगा जब परीक्षा वगैरह होता है या कोई मामला हो जाता है तो सरकार इंटरनेट शट डाउन करवा देता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत दोहरे परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान किया गया है, यानी दोहरा दंड नहीं दिया जाना चाहिए किसी व्यक्ति को? अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 20 को हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्लास में, बट यहाँ आप समझिएगा अनुच्छेद 20 दोहरे परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। क्या कहता है? अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति को, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेश का या कोई कंपनी या परिषद का कानून हो, यानी अनुच्छेद 20 सबको प्राप्त है साथियों। उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान किया गया। इसमें क्या कहा गया है? कहा गया कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विरुद्ध का अतिक्रमण नहीं किया गया है। आप नहीं समझ रहे, मैं समझा रहा हूं, देखिएगा। मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, बेचारा जा रहा है चुप 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 आराम से जा रहा है सब, ठीक है। और मतलब मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि किसी धर्म या जाति को लेकर के साहिब, बस मेरा इंटेंशन है आपको समझाना है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है और रास्ते में उसे मंदिर पड़ जाता है, सपोज करिएगा, लेट सपोज, और ये कोई व्यक्ति है, ये मंदिर पड़ गया, नमस्ते नहीं किया और ये मूव ऑन कर गया, आगे चला गया शायद। लेकिन मंदिर के पुजारी वगैरह ने कहा कि अरे ये यहाँ पहुंच करके सर नहीं झुकाया, इसके ऊपर केस फाइल कर दो, ठीक है, इसके ऊपर केस फाइल कर दो। लोग मंदिर के पुजारी वगैरह पहुंच गए इनाम के व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए, किसने मंदिर में सब नतमस्तक नहीं किया। अब ये बात पहुंची माननीय कोर्ट के पास, माननीय सुप्रीम के पास, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे महाराज पहले ये बताओ, जब कोई कानून ऐसा है तो अनुच्छेद 20 का क्या कहा है कि कोई व्यक्ति को सिद्ध दोषी तब तक नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। भाई आपने कोई कानून नहीं ना बनाया है, आपने कोई बोर्ड नहीं ना लिखा है। अगर अब वहां पे आप लिख देते हैं, एक बोर्ड चिपका देते हैं, आप एक कानून बना देते हैं कि यहाँ पे पहुंचने वाले हर व्यक्ति को सर झुकाना ही पड़ेगा, तब तो इसको सजा मिल जाती। लेकिन आपने कोई बोर्ड नहीं ना लगाया, कोई कानून नहीं ना बनाया है, तो इस कार्य से इस व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत जाके बोर्ड लगा दीजिए, नहीं, उस समय अगर वह काम कर रहा है, वह व्यक्ति वह गलती कर रहा है और वह गलती विधि के तहत, कानून के तहत अपराध है, तब उसको जो है दोषी माना जाएगा, नहीं तो दोषी नहीं माना जाएगा। जैसे चोरी करना अपराध है, मान लीजिए आज तक कोई कानून नहीं बनता तो उस चोरी करने वाले व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगी जब तक ये अपराध नहीं घोषित किया गया कि चोरी करना एक प्रकार का अपराध है। जैसे इस समय आप देखिएगा, इस समय मीट, ब्रीफ, बकरी, मुर्गी काटे जाते हैं, तो इस संबंध में कोई अपराध, मतलब कोई अपराध नहीं घोषित किया गया कि बकरी मुर्गी काटना अपराध है या सार्वजनिक स्थान पर इसको काटना अपराध है। जिस दिन ये कानून बन जाएगा तो जो लोग इसको करेंगे उनको सजा मिल सकती है। तो यही बात है कि जब तक कानून प्रवृत्ति में नहीं है तब तक आपको सजा नहीं दिया जाएगा। है क्या कहता है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये नहीं है कि कोई अपराध सजा काट के आया और आप फिर से कहिए कि नहीं अभी इसको और सजा दीजिए, मजा नहीं आया। नहीं, एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है। अभी आप आईपीसी में जब पढ़ेंगे, जब हम आपको बीएनएस पढ़ाएंगे, भारतीय न्याय संहिता मूल विधि में, तो वहां पे सवाल आएगा
कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को 50 डंडा मारता है, दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति को 100 डंडा मारता है, दोनों को सजा कितना होगा? तो बराबर सजा होगा। 50 डंडा मारेगा तब सजा उतना होगा, 2000 डंडा मारेगा तभी भी सजा उतना होगा। मतलब कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन डंडा मार के चाकू मारता है तब अपराध 2 हो गया साथी, तो उसको दोहरा दंड जो है यहाँ पे मिलेगा। किसी अपराध के लिए अभियुक्त को किसी भी व्यक्ति से स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एक मैं मूवी देख रहा था, अजय देवगन को मार मार के उनकी माताजी को सामने रख करके उनसे गलत जो है स्टेटमेंट लिया गया, तो ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, अभियुक्त को किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर जो नारकोटिक्स टेस्ट होता है वो तो हमारे आर्टिकल 20 का विरोध कर देगा भाई, उसमें तो व्यक्ति को बेहोश किया जाता है और उगलवा लिया जाता है सब कुछ, तो अपने विरोध हुआ कि नहीं हुआ? तो न्यायपालिका ने कई मामलों में इस पर चर्चा की है, आगे चल के हम आपको वाद बताएंगे कि कई सारे वाद में न्यायपालिका ने कहा किस प्रकार से यह जो है अनुच्छेद 20 का उल्लंघन करता है और नहीं करता है। तो आप घबराइए नहीं, सब कुछ एचडी क्लासेज आपको बताएगा और एकदम रटा देगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये देखिए, ये तो अमेरिका से, हमारे यहाँ जानते हैं, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट को नहीं त्याग सकता, लेकिन अमेरिका का जो व्यक्ति है ना वो फंडामेंटल राइट को त्याग सकता है। हमारे यहाँ क्यों नहीं त्याग सकता? क्योंकि पता है हमारे यहाँ भारतीय संविधान इतना जटिल है कि भारत की 90% जनसंख्या जन्म नहीं करती है। अरे पढ़े लिखे लोग नहीं जानते हैं, उलझ जाते हैं, तो बेचारे अशिक्षित लोग भारतीय संविधान को क्या समझेंगे? इसीलिए तो बहुत लोगों ने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, इसमें जो बात लिखा गया आम आदमी तो जानेगा नहीं, तो इसलिए साथियों यह वकीलों का स्वर्ग है, यानी वकीलों की मौज कर दी गई है भारतीय संविधान को बना करके। कुछ भी होता है बेचारे पहुंच जाते हैं वकील के पास, वकील ऐसा अच्छा खासा पैसा वसूलता है। हालांकि भारतीय संविधान में कई जगह ऐसा उपबंध किया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे लोग भारतीय संविधान को नहीं पढ़ पाते। इसीलिए कहा गया कि भारतीय संविधान में कोई अपनी नागरिकता मौलिक अधिकार को खुद से नहीं त्यागेगा, वरना लोग जबरदस्ती मौलिक अधिकार त्यागवा देते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है साथियों, जिसमें कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 21 में एक केस हुआ था मेनका गांधी, जो कि 1978 का मामला है। अनुच्छेद 21 में कई सारे मौलिक अधिकार दिए गए माननीय न्यायपालिका के द्वारा, जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार दिया गया। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को कहीं रोक करके आप बेइज्जत कर दीजिए, कहीं आप पहुंच करके उसको गिरफ्तार कर लीजिए, नहीं, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार सभी को है। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल, वायु, जीने का अधिकार, ये सब भी हमारा फंडामेंटल राइट है। इसीलिए तो ये सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड, ये सब बनते हैं। सॉरी, डायरेक्ट टेस्ट हो गया साथियों। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड बना है, एनजीटी बना हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है। ये सब लोग काम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं भगवान जाने। जीवन रक्षा का अधिकार होता है सभी को। जीवन रक्षा का मतलब इसमें सब प्रकार का रक्षा है। इसमें प्रदूषण से बचना है, स्वच्छ वायु वातावरण चाहिए, स्वच्छ पढ़ने के लिए सिस्टम चाहिए, प्राइवेसी, निजता का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी है सरकार जब जाने हमारा आधार कार्ड लेकर के हमारा पूरा बैलेंस चेक करे, ऐसा नहीं। लेकिन सरकार इस पर जो है अब काम कर रही है, निजता छीनने की कोशिश या उसके खिलाफ बहुत सारे ऐसे कानून है। हालांकि आने वाले समय में जब समय बदलेगा तो इन सब पर बवाल आगे समय में होगा। आश्रय का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, त्वरित सुनवाई का अधिकार है, ये सारा बात जो है दिया गया है। अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निजता का अधिकार वर्णित है? अभी आपने देखा था, इसे भी हाल ही में जोड़ा गया था, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। तो सी हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। 21 में और कौन सी बात है? 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। आप देखिए यहाँ पर भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। आप पढ़ोगे जब 21A, वहां पर भी मिलेगा। आप डीपीएसपी का आर्टिकल 45 पढ़ोगे, वहां पर भी शिक्षा मिलेगा। आप जब हमारा मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ोगे तो वहां पर भी शिक्षा मिलेगा। शिक्षा 4 जगह दिखता है साथियों। ठीक है। निःशुल्क कानूनी सहायता, ये फंडामेंटल राइट में भी है और डीपीएसपी में भी। अब जब आप जाएंगे तो वहां पर भी मिलेगा। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, अभी आपने देखा। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध, निजता का अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध,
विदेश यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, ये सब कुछ दिया गया है। अगला, देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार, ये कहाँ पे दिया गया? तो साथियों ये मेंशन है आपका आर्टिकल 21। अब कौन कौन सी बातें हैं ये सब एक बार प्लीज रट लेना, काम करेगा ये। देश से बाहर जाने अधिकार, हिरासत में अगर आपका शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ भी अधिकार दिया गया कि भाई किसी का हिरासत में शोषण नहीं किया जाना चाहिए, माने जेल में। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करिए। सरकारी अस्पताल में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, राइट टू, देखिएगा जो है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का भी अधिकार, सूचना का अधिकार अपने आप देखा, सैन यानी सोने का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्त का अधिकार, यानी आपको जो है शोर वगैरह ना हो, शोर से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? समुचित पर्यावरण का मतलब हो गया कि उसमें सारे प्रकार के अधिकार शामिल है, तो वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में माननीय उच्चतम न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को शामिल किया हुआ है साथियों। ठीक है, इसमें कहा गया कि इसमें मेनका गांधी के मामले में भी ये कहा है न्यायालय ने कि जीवन का अर्थ मात्र एक जीव के अस्तित्व से कहीं ज्यादा होता है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार होता है तथा वे सभी पहलू जो जीवन को अर्थपूर्ण, पूर्ण और जीने योग्य बनाते हैं वो सब कुछ इसमें शामिल हो जाते हैं। इसे अनुच्छेद 21 के विस्तृत परिभाषा में आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, अच्छा स्वास्थ्य, अदालतों की मित्रता सुनवाई, ये सारी बात शामिल है। कहने का मतलब अगर कुछ अलग मिलेगा तो आप वो अनुच्छेद 21 में उठा करके लाके पढ़ देना। अगला, भारतीय संविधान में का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई? तो ये आपने पढ़ा भी अनुच्छेद 21 के तहत, यानी अनुच्छेद 21A में ये सारे उपबंध साथियों दिए गए। अनुच्छेद 21 के शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था, पहली बात। दूसरी बात, इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का उपबंध करता है। स्पष्ट है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 से पहले अनुच्छेद 45 भारतीय संविधान के भाग 4 में है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता था। अब देखिए सरकार ने, संसद ने एक कानून बनाया था बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 से पारित किया गया। और इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष, ये बात बार बार पेपर में पूछा गया, इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के हर बच्चे को मौलिक अधिकार बनाता है शिक्षा का अधिकार को। ठीक है, शिक्षा को, यानी शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित करता है साथियों। मतलब कहता है कि वो इस तरह से है। कहने का मतलब ये है कि जो 2009 का एक्ट है वो 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में माना है, उच्च शिक्षाओं के लिए नहीं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा देता है? तो यह देता है साथियों आर्टिकल 22, जिस पर आने वाले वीडियो में अब हम आगे से चर्चा करेंगे। एक बार हम अनुच्छेद 21-22 पर और भी चर्चा करेंगे, 20-21-22 पर एक चर्चा और होगी, कुछ पॉइंट जो है वहां पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक ले दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।